इस बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के डिजिटल डायनामिक्स को क्यों नहीं बता सकता। उनकी शूट होने से इसका क्या कनेक्शन है? सबसे पहले, जो कोई भी अनीस आलमगीर को जिन से पूछताछ के लिए बात करने के लिए उनके ऑफिस ले गया, वो उसे उस्मान हैदर या जुलाई मूवमेंट को लीड करने वाले नौजवान को मारने के लायक बना देगा। कौन जानता है कि अनीस आलमगीर का इससे क्या कनेक्शन निकलेगा। अब बाकी 3 लोगों की बारी है और वे सब अरेस्ट होंगे। अनीस आलमगीर देखता है कोई टेररिस्ट है या उसे फिर से डिटेन किया जा रहा है। ये जिहादी जिसने हमें मारा, हो सकता है उससे मिला हो। पुलिस ने मोटरसाइकिल के मालिक उस्मान हादी को सफोकेशन ऑपरेशन में गोली मारकर अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद उस आदमी से सारी सेंसेशनल जानकारी सामने आ रही है, जिसे सुनकर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां खुद A12 बांग्लादेश के आरोपों से देश हिल गया है और जवाब में सभी देशों के आरोप और तेज हो गए हैं। उसके बाद भारत ने जो कहा है वो ये है कि बांग्लादेश जल्दी सबको साथ लेकर चलने वाले आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव चाहता है। नए 1 बजे न्यूज़ में आपका स्वागत है प्यारे दर्शकों। हम आपके लिए बांग्लादेश में चल रही कई घटनाओं से कुछ ज़रूरी खबरें लेकर आए हैं, जिनमें से कुछ आप वीडियो की शुरुआत में ही देख चुके हैं। तो दर्शकों ने वीडियो की शुरुआत तो देख ली है, लेकिन वे समझ गए होंगे कि आज की खबरें कितनी ज़रूरी होने वाली है। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने वीडियो चालू किया है, इस टॉपिक को पूरे ध्यान से देखते रहें। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चलिए आज देखते हैं मनचाही वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि जो लोग रेगुलर लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके आगे बेल आइकन पर क्लिक करें। और जिन्होंने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए व्यूअर वीडियो को लाइक करते हैं और सभी वीडियो डिस्कशन लगातार देखते हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश इंटेलिजेंस पुलिस के हेड DBD कौन है। अनीस आलमगीर को जिन से उस्मान हादी की हत्या के बारे में बात करने के लिए पूछताछ के लिए उनके ऑफिस ले जाया गया। जुलाई में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले युवाओं के नरसंहार और अनीस आलमगीर के बीच आपको क्या कनेक्शन मिला? अगर कोई कनेक्शन नहीं मिला तो क्या अनीस आलमगीर DIB चीफ से बात करने के बाद ही घर लौट सकते थे, या अनीस आलमगीर के खिलाफ अभी भी एक केस तैयार किया जा रहा है? इसका मतलब है कि अनीस आलमगीर के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना के बाद उस्मान हादी पर जो आवाज़ उठाई गई और अनीस आलमगीर को खुद इस मामले की जानकारी थी, DB ऑफिस ले जाए जाने से कुछ घंटे पहले उन्होंने फेसबुक पर जो आखिरी स्टेटस दिया था। अनीस आलमगीर बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर अपना आखिरी स्टेटस दिया था। वहां उन्होंने कहा, 2 बदमाश यूट्यूबर जो विदेश भाग रहे हैं, वे लंबे समय से बांग्लादेश को अस्थिर करने की साजिश में शामिल हैं और मैंने उनके काम की आलोचना की है, कम से कम 5 बड़े टेलीविजन शो में। तो वे बदमाश मुझसे बदला लेने के लिए मेरे आसपास एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। वे टेलीविजन को धमकी दे रहे हैं। हाल ही में वे खुलेआम सीक्रेट मर्डर की धमकियों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। अनीस आलमगीर को अरेस्ट किया जाना चाहिए। वो सीधे तौर पर हादी की घटना के लिए 2 यूट्यूबर को दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी रोजाना की पर्सनल एक्टिविटीज को हादी को गोली मारे जाने की घटना से जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी तरह से झूठ, बेबुनियाद और जानबूझकर, बल्कि मैंने हाथ में गोली लगते ही उसके बचने की दुआ करते हुए एक पोस्ट डाली। अल्लाह ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं देखा। वे मुझे अवामी लीग बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अनीस आलमगीर चाहते हैं, मैं उस फेसबुक पोस्ट में साफ कर देता हूं, मेरी हादिर से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी उससे बात नहीं की, मैं उससे कभी नहीं मिला। जब तक वो घायल नहीं हुआ, मैंने कहीं उसका नाम नहीं लिखा या बताया। आलमगीर ने इस पोस्ट के साथ तस्वीर अटैच की है। उस्मान हादी के घायल होने के बाद वो तस्वीर किसी तरह वायरल कर दी गई, जहां ऐसा लगता है कि डेली जनकंठा ने लिखा है, जिहादी पर हमला फासिस्ट अनीस आलमगीर इसे रखकर जश्न मना रहे हैं। अनीस आलमगीर ने कहा कि अनीस आलमगीर ने एक खाने की तस्वीर के साथ ऐसा एक पोस्ट बनाया और उसे वायरल कर दिया। इस पोस्ट को गलत बताते हुए उन्होंने अपने लेटेस्ट फेसबुक पोस्ट में कहा कि उनका जिहादी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कभी उनका नाम या कोई बात नहीं बताई। हालांकि 12 दिसंबर को उस्मान हादी को गोली लगने के बाद पिनाकी भट्टाचार्य अब बांग्लादेशी टेलीविजन पर टॉक शो में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है। कुछ तेज आवाज़ों के नामों का जिक्र करते हुए ऐसा एक स्टेटस उन्होंने कहा कि हमारे साथियों को इस तरह गोली मार दी जाएगी और अनीस आलमगीर और आरोपी पत्रकार टॉक शो में लीग के पक्ष में बयान देंगे। अगस्त 1975 में बहादुर क्रांतिकारी मेजर दालिम की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। बाजों का ग्रुप खुश हो गया। उन्होंने शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान को वापस लाने का प्रायश्चित अपनी जान देकर किया। अब उस्मान हादिर के हमले का रिएक्शन और लिंक के लिए सही दवा। राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं, इसे जल्दी ठीक करो। पिनाकी भट्टाचार्य इस अनीस आलमगीर को DB ऑफिस ले जाया गया है। ये खबर छपने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अवामी ब्रोकर, अनीस आलमगीर के बारे में तुम्हें क्या खबर है? और थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और स्टेटस दिया कि अनीस आलमगीर को पोलापीन, एक तरह की शराब से शिकार बनाया जा रहा था।
अपनी भाषा में उनका मतलब है अपने पसंदीदा शब्दों का इस्तेमाल करके कहना कि अनीस आलमगीर को शिकार बनाया जा रहा था, इसलिए पुलिस उन्हें बचा रही है। अवामी लीग की सरकार को प्रोफेसर यूनुस को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का शुक्रगुजार होना चाहिए। और जब नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता और जुलाई और अगस्त मूवमेंट के नेता स्थानीय युवा नाहिद इस्लाम और हसनैत अब्दुल्ला शनिवार को डॉक्टर यूनुस के बुलावे पर यमुना गए थे, उस्मान हातिर के दुखी परिवार से मिलकर और 3 पॉलिटिकल पार्टियों बीएनपी, जमात और जातीय नागरिक पार्टी की जॉइंट मीटिंग में, जहां डॉक्टर यू ने कहा उस्मान हादिर के हमले की घटना में गहरी साजिश का इशारा मिलता है, इसलिए इन तीनों पार्टियों को एक रहना चाहिए। वहां खड़ी नाहिद इस्लाम ने फिर शिकायत की कि जुलाई तख्तापलट के बाद से कुछ लोग इस तख्तापलट को छोटा दिखाने के लिए तरह तरह की शरारतें कर रहे हैं। जुलाई के खिलाफ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चल रहा है। ये काम मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग लेवल्स पर किया जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जुलाई के तख्तापलट के बारे में ऐसी कहानी बनाई जा रही है कि ऐसा लगता है कि जिन्होंने तख्तापलट किया उन्होंने गुनाह किया। अवामी लीग जातीय पार्टी को नॉर्मलाइज करने की कई कोशिशें की जा रही हैं। वे रेगुलर टीवी टॉक शोज में हिस्सा ले रहे हैं, वे एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग जगहों पर मीटिंग कर रहे हैं, वे यूनिवर्सिटी में मीटिंग कर रहे हैं और कोर्ट परिसर में नारे लगा रहे हैं। हाल के दिनों में अनीस आलमगीर आसानी से टॉक शो स्पीकर्स का जिक्र कर रहे हैं और पिनाकी भट्टाचार्य पर लगे आरोपों या उन लोगों के बारे में जिनके बारे में ये युवा नेता सोशल मीडिया पर या उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, कुछ लोग सजा देने वाले कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं। असल में ये टॉक शो स्पीकर्स अगस्त से ही कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को पार्टिसिपेटरी रखना चाहिए, मतलब सभी पार्टियों को चुनाव और पॉलिटिक्स दोनों में हिस्सेदारी पक्की करनी चाहिए। उनमें से कई लोगों ने शराब के खिलाफ सख्त बयान दिए हैं। कई बार उन्होंने टॉक शो में गुस्से के तौर पर कहा है कि ये फासिस्ट दोस्त हैं। वे कहते हैं कि फासिस्ट उनके घरों, जगहों और इंडस्ट्रियल जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट करते हैं। ये किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, क्योंकि तब हमें सत्ता बदलने की हालत में बदले की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ऐसी बातें कहकर वे कई बार युवा फैंस के गुस्से का शिकार हुए हैं और कई मामलों में उनके बयान वायरल भी हुए हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि ये नाहिद इस्लाम जुलाई अगस्त आंदोलन को एक विरोध के रूप में पहचान रही हैं। इन्हें अवामी बयान और नैरेटिव बनाने की कोशिशों के रूप में भी पहचाना जा रहा है, और इसीलिए जो लोग इस तरह की असहमति जताते हैं या जताने की हिम्मत करते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वे टॉक शो पर जाएं और उनकी पहचान करें और उन्हें कानून के दायरे में लाएं। नाहिद इस्लाम ने सोशल मीडिया पर कई और लोगों के साथ 14 दिसंबर शहीद बुद्धिजीवी दिवस पर स्मारक पर फूल चढ़ाते हुए यही बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी जुलाई नरसंहार के पक्ष में आम सहमति बना रहे हैं। उस मामले में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान बुद्धिजीवी और सिविल सोसाइटी के हिस्से के तौर पर अवामी लीग के विचार निर्माताओं ने फांसीवाद को समर्थन दिया है और मीडिया में अभी भी वही समर्थन जारी है। योजना के तहत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर हत्या की कोशिश हो रही है, जिससे हमले जायज ठहराए जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने सीपीजे को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई कि बांग्लादेश में स्थिति 15 महीने से अधिक समय से बनी हुई है। फरजाना रूपा, शकील अहमद, मुजम्मिल, बाबू, श्यामल दत्ता जैसे वरिष्ठ पत्रकार लंबे समय से हिरासत में हैं। उनके खिलाफ कई हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल रही है और जेल में उन्हें सही दवाई या खाना नहीं मिल रहा। उन्हें अमानवीय हालात में रखा गया है। चूंकि हत्या के मामले निराधार हैं, कोई पत्रकार हत्या में शामिल नहीं था, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से उनके जमानत की व्यवस्था करने की अपील की गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ये मांग करते हुए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा। जॉय के सवाल में जवाब में कहा गया कि पत्रकारों की रिहाई में मुख्य सलाहकार कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश में कानून अपनी गति से चलता है और पत्रकारों के खिलाफ आरोपों की जांच चल रही है, इसलिए सरकार इन मामलों में कुछ नहीं कर सकती। डॉयचे वेल ने लिखा है कि शकील अहमद और फरजाना रूपा के वकील सैयद मामून महबूब ने कहा कि उनके खिलाफ सभी मामले हत्या के हैं, लेकिन उनका उन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने पिछली सरकार के लिए काम किया हो। सरकार की तारीफ, पत्रकारों की जो जिम्मेदारी थी सत्ता से सवाल करने की, वो उन्होंने नहीं की, लेकिन इसके लिए एक नया कानून चाहिए जो अभी है ही नहीं, और अब भी कई लोग दलाली कर रहे हैं। यही सवाल अनीस आलमगीर और बाकी टॉक शो के वक्ताओं पर उठाया गया है, जो सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि उन्होंने जुलाई अगस्त में नेताओं के खिलाफ हाथी जैसा हंगामा किया। इस पर अब काफ़ी चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बातें अब उठाई जा रही हैं। पत्रकारों पर आरोप है कि वे किसी एक सरकार का समर्थन करते हैं और सही तरीके से विरोध नहीं करते, और इसी वजह से उन्हें झूठे हत्या के आरोपों में महीनों तक जेल में रखा जा रहा है या आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं, सिर्फ टॉक शो में बोलने के लिए। भविष्य में भी जब सत्ता बदलेगी
फिर वही देखा जाएगा कि ये बातें कहने की वजह से अनीस आलमगीर और बाकी लोग शायद एक गुट की नज़र में अलोकप्रिय हो गए हैं, एक पक्ष की नज़र में। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के डिटेक्टिव पुलिस के चीफ जो अनीस आलमगीर को जीन से अपने ऑफिस ले गए हैं, उनसे पूछताछ के लिए या उनसे बात करने के लिए, क्या अनीस आलमगीर का कोई संबंध उस्मान हादी की हत्या या जुलाई के आंदोलन के नेताओं की हत्या से है? पत्रकारों की जो जिम्मेदारी थी सत्ता से सवाल करने की, वो उन्होंने नहीं की। लेकिन इसके लिए एक नया कानून चाहिए, जो अभी है ही नहीं, और अब भी कई लोग दलाली कर रहे हैं। यही सवाल अनीस आलमगीर और बाकी टॉक शो के वक्ताओं पर उठाया गया है, जो सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि उन्होंने जुलाई अगस्त में नेताओं के खिलाफ हाथी जैसा हंगामा किया। इस पर अब काफ़ी चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बातें अब उठाई जा रही हैं। पत्रकारों पर आरोप है कि वे किसी एक सरकार का समर्थन करते हैं और सही तरीके से विरोध नहीं करते, और इसी वजह से उन्हें झूठे हत्या के आरोपों में महीनों तक जेल में रखा जा रहा है या आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं, सिर्फ टॉक शो में बोलने के लिए। भविष्य में भी जब सत्ता बदलेगी, फिर वही देखा जाएगा कि ये बातें कहने की वजह से अनीस आलम। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की डिटेक्टिव पुलिस के चीफ जो अनीस आलमगीर को जीन से अपने ऑफिस ले गए हैं, उनसे पूछताछ के लिए या उनसे बात करने के लिए, क्या अनीस आलमगीर का कोई संबंध उस्मान हादी की हत्या या जुलाई के आंदोलन के नेताओं की हत्या से है? वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देकर अपने समर्थकों को आगामी चुनावों में तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रहा है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने उच्चायोग के समक्ष गंभीर चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के तत्काल बांग्लादेश प्रत्यर्पण की भी मांग की। ढाका इस आरोप का खंडन करने से नहीं रुका। इसके विपरीत उनके पास ईंटों के बजाय जूट मिल जैसा कुछ था। विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि भारत में आवामी लीग के सदस्य बांग्लादेश में हैं। दिल्ली ने बांग्लादेश के इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 14 दिसंबर को दिया गया बयान, भारत ने इसे खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि वो बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव के पक्ष में है। दर्शक पिछले मार्च से भारत और बांग्लादेश में समावेशी चुनावों के बारे में बात कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि समावेशी चुनाव शब्द भारत का राजनयिक लक्ष्य है। उन्होंने भारत सरकार के माध्यम से अगले चुनाव में आवामी लीग सहित सभी दलों की भागीदारी के पक्ष में भी बात की। लेकिन 12 मई के बाद से अंतरिम सरकार ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से आवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसलिए आवामी लीग अगले चुनाव में भाग नहीं ले पाएगी। बयान में भारत सरकार ने पड़ोसी सरकार को सलाह दी, अर्थात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आवश्यक उपायों सहित आंतरिक कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। भारत ने अतीत में इस तरह के 4 प्रयास किए हैं। मैं उसी फंड में काम करता हूं। उन्होंने बांग्लादेश से घर पर खुद का प्रबंधन करने के लिए कहा। इसके साथ ये एक समावेशी और गैर पराक्राम्य चुनाव कराने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि दिल्ली अतीत की तरह अंतरिम सरकार की स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये भी याद दिलाया गया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के लिए चक्रवर्ती सरकार जिम्मेदार है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना के भाषण के मुद्दे पर भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अगर आज ढाका में दर्शक वास्तव में मानते हैं कि दिल्ली उस्मान के हाथ पर हमलावरों को पकड़ने में भारत की मदद से आतंकवाद को भड़का रही है, तो फिर उसी सांस में उन्हें उन आतंकवादियों को पकड़ने में मदद क्यों की जा रही है? अगर भारत साजिशकर्ताओं को पनाह देता है, तो उनसे हमलावरों के प्रत्यर्पण की उम्मीद क्यों की जानी चाहिए? इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और गपशप में उस्मान के हाथ पर हमले के मामले में सरकार को जो वास्तविक काम करने की जरूरत थी, वो 2 दिनों तक नहीं हुआ। डीएमपी आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने कहा कि वे लगभग 7 साल से उसकी तलाश कर रहे थे। आप इसे जल्द ही कर सकते हैं। हालांकि घटना के 48 घंटे बाद हिट नहीं किया जा सका और सरकार समर्थक पत्रकार पहले से ही इसे फेसबुक पर फैला रहे हैं। बिना किसी सूचना के एक सनसनीखेज हमला हुआ। इस तरह हरेंद्र में एक खुफिया बल का गठन करना न केवल बांग्लादेश में बल्कि पूरी दुनिया में एक दुर्लभ उदाहरण है, जिन्होंने हर तरह से जानकारी का प्रसार किया है। फेसबुक पर ऐसा लगता है कि देश के पेशेवर जांच प्राधिकरण, जैसा कि इस सरकार के समर्थकों द्वारा दावा किया गया है, मुख्य संदिग्ध फैसल कारी मसूद और उसका मोटरसाइकिल चालक आलमगीर हुसैन सीमा पार करके भारत आ गए हैं। सीमा पार करते समय भारत में उनका स्थान फेसबुक पर भी उपलब्ध है।
हालांकि पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। पुलिस उपायुक्त आरिफुर रहमान ने 14 दिसंबर को कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उस्मान के हाथ पर हमलावर भारत भाग गए थे या नहीं। बिगड़ती स्थिति के बारे में देश भर में बड़ी चिंता के बीच आश्वासन देते हुए चौधरी ने हाल ही में दावा किया कि सवाल ये है कि सरकार वास्तव में बांग्लादेश में चुनाव उपयुक्त कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कोई सुरक्षा खतरा या खतरा नहीं है। इस बीच जब सरकार और सरकार के समर्थकों के हाथ में गोली लगी है तो अकेले आवामी लीग भारत पर दबाव बनाने में व्यस्त है। इसके बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उनका दावा है कि देश में एक प्रमुख इस्लामी पार्टी के कुछ नेताओं को उस्मान हादी की गोलीबारी के संदिग्ध परिणाम से जोड़ा गया है। गोलीबारी के बाद फैसल पहले मोटरसाइकिल पर सवार था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि वो इसके ऊपर खड़ा था। इसके बाद वो एक और कार में नलिताबाड़ी इलाके में गया और वहां से फैसल की सीमा पार करके भारत आया। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या वो बांग्लादेश में है। सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि पुलिस हमलावरों को नहीं पकड़ सकी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आलमगीर एक पत्रकार हैं। हत्यारा भारत भाग गया, लेकिन उसके साथ ही उस्मान ने एक रोमांचक कार्यवाही में हाथी को गोली मार दी और मोटरसाइकिल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उस व्यक्ति से सारी सनसनीखेज जानकारी आ रही है। उसकी जानकारी के अनुसार हाथी को मारने में युवा लीग के एक नेता और भारतीय खुफिया एजेंसी की भूमिका पहले ही सामने आ गई है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस घटना में प्रतिबंधित आवामी लीग की ढाका शहर दक्षिण इकाई के निष्कासित नेता इस्माइल हुसैन सम्राट की संलिप्तता का संदेह है। जाहिर है कि ये केवल 1 बजे लोगों को मारने की योजना थी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी योजना थी। ये योजना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ द्वारा फरवरी में होने वाले आगामी संसदीय चुनावों को तोड़फोड़ करने के प्रयास का हिस्सा है। हाथी पर हमले को राष्ट्रविरोधी ताकतों का समर्थन मिल सकता है। इसी के हिस्से के रूप में अब जुलाई आंदोलन से जुड़े सहयोगियों को अगले चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। हाथी को सीधे मोटरसाइकिल से गोली मारी गई थी। घटना के बाद से पुलिस मोटरसाइकिल का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। मोटरसाइकिल के मालिक अब्दुल हन्नान को राजधानी के मोहम्मदपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। राजधानी के मोहम्मदपुर के चांद उद्यान क्षेत्र के निवासी उसके स्थायी पते को चपाई नवाबगंज सब डिवीजन में गोलीबारी की घटना में मुख्य संदिग्ध होने की आशंका है। कहा जाता है कि हन्नान का मसूद से पहले से परिचय था, जिसकी वर्तमान में पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। आरएबी के महानिदेशक मोहम्मद खालिदुल हक हावलादार हाथी पर गोलीबारी के दौरान मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था। इसके मालिक अब्दुल हन्नान ने वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से मोटरसाइकिल का नंबर एकत्र किया। बाद में बीआरटीए द्वारा इसकी पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि हन्नान ने एक बार प्रारंभिक पूछताछ में भ्रामक जानकारी दी थी। उसने मोटरसाइकिल बेचने का दावा किया है, फिर ये गैराज में था। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। हन्नान ने दावा किया कि वो मुख्य संदिग्ध फैसल को जानता था, लेकिन लंबे समय तक उनके बीच संपर्क नहीं था। हालांकि अधिकारियों के अनुसार फैसल के पूर्व परिचित और करीबी दोस्त जॉन हन्नान के व्यवसाय की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। राज्य अधिकारियों का मानना है कि गोलीबारी के मुख्य संदिग्ध फैसल कारी मसूद से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। मसूद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसके अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जांच अधिकारी को सौंप दिया गया। इस बीच युवा लीग का नेता जिस पर पुलिस को संदेह है, इस्माइल हुसैन सम्राट, जुलाई आंदोलन के बाद भारत भाग गया। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि गोलीबारी के बाद मसूद और भारत भाग गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी वे देश के भीतर विभिन्न तरीकों से काम कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वे इस संबंध में सहयोग कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने देश के सभी हवाई अड्डों पर आप्रवासन को संदेश भेजें ताकि दोनों देश से न भाग सकें। सीमा पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा डीएमपी ने कहा कि समूह पार्टी नेताओं के बीच भय पैदा करने के लिए जुलाई 2024 के आंदोलन में शामिल था। गिरोह ने उन पर गोली चला दी। गिरोह को कुछ अस्थायी सफलता मिली है, लेकिन वे इस तरह के हमलों को फिर से होने से रोकने के लिए ढाका सहित पूरे देश में तलाशी जारी रखेंगे। आरोपी भी जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और आरएबी ने मौके से जानकारी जुटाई है। किसकी वजह से, जिस उद्देश्य से उसे गोली मारी गई थी, उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा उस्मान द्वारा घटना का पता लगाने के लिए 1 से अधिक लोगों से पूछताछ करने की संभावना है, जिसमें 13 दिसंबर की रात तक पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। पुलिस का प्रारंभिक रूप से मानना था कि फुटेज में मोटरसाइकिल के पीछे से गोलियां चलाई जा रही हैं। फैसल का चेहरा उसके चेहरे से मेल खाता है। पुलिस का मानना है कि वो हमले का मुख्य संदिग्ध है।
फैसल पर अतीत में गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। पिछले साल नवंबर में उसे रेलवे द्वारा राजधानी के मोहम्मदपुर आदाब इलाके में एक ऑफिस में घुसने के बाद बंदूक की नोक पर 17 लाख रुपए की लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फजलुल करीम मसूद छात्र राजनीति में प्रभावशाली थे। वे छात्र लीग की ढाका नॉर्थ शहर इकाई के पूर्व प्रधान और छात्र लीग की आदार थाना इकाई के पूर्व प्रधान हैं। जुलाई विक्रांति के बाद वे प्रतिबंधित संगठन की ओर से झाटिका मार्च चोरागुप्ता हमले की बैठक में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। वे भारत में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पूर्व गृह मंत्री भी हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि मौत की सजा पाए असदुज्जमा कमाल के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार स्थानीय स्तर पर मसूद का राजनीतिक उदय तेजी से हुआ, क्योंकि उन्हें न केवल एक मौजूदा नेता के रूप में बल्कि एक प्रभावी आयोजक के रूप में भी जाना जाता था। उन पर हमले के संदर्भ में खुफिया जानकारी ये भी कहती है कि उनके प्रभाव के पीछे प्रतिबंधित आवामी लीग के कुछ उच्च स्तरीय नेताओं का आशीर्वाद था। सबसे सनसनीखेज जानकारी ये है कि 1 बजे जुलाई क्रांति के बाद कई बैंकों में अपने खातों की समीक्षा करने के बाद थोड़े समय में मसूद के बैंक खाते से बड़ी मात्रा में धन निकाला गया। इन लेनदेनों का कुछ हिस्सा विदेश से आता है और जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या पैसा वैध माध्यमों से आया। एक ही समय में देश के भीतर विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों से उसके खाते में पैसे थे। इस बीच इस्माइल हुसैन सम्राट, जिन्हें ढाका मेट्रोपॉलिटन दक्षिण युवा लीग का अध्यक्ष बनाया जा रहा था, इस पद पर प्रभारी थे। न केवल ढाका मेट्रोपॉलिटन में बल्कि विभिन्न स्थानों पर भी अवैध कसीनो, जबरन वसूली और टेंडर बाजारी का बहुत प्रभाव पड़ा। सत्तारूढ़ दल की छात्रछाया में सम्राट राजधानी के कार्यालय क्षेत्र, मोती झील, ओल्ड ढाका, गुलिस्तान और पलटन टेंडर और जबरन वसूली सहित विभिन्न अपराधों में शामिल था। राजनीति में सम्राट का मार्ग 1993 में शुरू हुआ, जब वे ढाका मेट्रोपॉलिटन दक्षिण के वार्ड 53 युवा लीग के संयुक्त सचिव बने। 1996 में आवामी लीग के सत्ता में आने के बाद सम्राट युवा लीग के दृश्य में आए। उस समय वे बड़े नेताओं के हाथों में शहर में जबरन वसूली और टेंडर बाजारी में लगे हुए थे। उन्हें 2003 में महानगर दक्षिण युवा लीग के संगठन सचिव के रूप में चुना गया था। उन्होंने अपना स्थान बनाया। हालांकि वे बीएनपी सरकार के दौरान इस पद पर थे, लेकिन उन्हें कोई समस्या नहीं थी। जब 111 परिवर्तन के बाद आवामी लीग फिर से सत्ता में आई तो केंद्रीय युवा लीग हावी हो गई। उनके नेतृत्व में इस्माइल हुसैन